हेलो बच्चों। आज हम अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य के पार्ट 2 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि एक छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह किस तरीके का व्यवहार होता है और उसको हम एक सीमित परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो हम पिछले अध्यायों में समझ चुके हैं, जैसे कि एक धारा लूप पर कितना बल आघूर्ण काम करता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है और एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक धारा लूप का एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार क्या होता है, यानी एक धारा लूप पर कितना बल आघूर्ण काम करता है, जो कि एक चुंबकीय द्विध्रुव पर भी काम करता है। मान लिया जाए अगर हमारे पास कोई धारा लूप है जिसमें आई धारा बह रही है, आई धारा यानी कि इसमें आई धारा इस तरीके से बह रही है, कैपिटल आई, और इस चुंबकीय मतलब इस धारा लूप में एन फेरे हैं, तो इस पर काम करने वाला, इस पर कुछ ना कुछ तो बल आघूर्ण काम करेगा ही, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार रखता है। तो देखा गया है कि ये जो एम होता है, स्मॉल एम, जो कि हम बल आघूर्ण जिसे बता रहे हैं, वो कितना होता है, एन आई ए, जो आपने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा होगा। तो छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार, यह हम कथनात्मक तरीके से समझेंगे। सबसे पहले कि क्या क्या छड़ चुंबक एक धारावाही परिनालिका की तरह समानताएं रखती है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक छड़ चुंबक के अगर हम दो बराबर टुकड़े कर देते हैं तो वो ठीक वैसा ही होता है जैसे एक परिनालिका के दो टुकड़े करने पर होता है, यानी वो दो चुंबकों में बट जाती है, और जिन दो अलग अलग चुंबकों के भी अपने उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है। और अगर एक छड़ चुंबक के सिरों को देखा जाए तो एक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक धारावाही परिनालिका के सिरे भी होते हैं। तीसरी चीज ये इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप एक छोटी सी चुंबकीय सुई को छड़ चुंबक के पास लेकर जाए, धारावाही परिनालिका के पास लेकर जाए, और दोनों के व्यवहारों को देखें तो दोनों एक जैसा व्यवहार दिखाती है, यानी जो छोटी कंपास सुई होगी वो वैसा ही विक्षेपण दिखाएगी जैसे छड़ चुंबक के पास ले जाने पर हुआ, जैसे परिनालिका के पास ले जाने पर हुआ। ठीक। इसके बाद हमें एक और जो समानता देखने को मिलती है वो ये है कि दोनों को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो दोनों उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती हैं। अब हम समझ लेते हैं एक सीमित परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से कि एक छड़ चुंबक किस तरीके से एक धारावाही परिनालिका की तरह समानता रखती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक धारावाही परिनालिका है ना, और इस धारावाही परिनालिका के विषय में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये धारावाही परिनालिका की जो लंबाई है वो 2L है, आधी L इधर है आधी L इधर है, तो 2L बन जाती है। इस धारावाही परिनालिका की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो वो A है। हम करना क्या चाहते हैं, और इसमें जो n प्रति एकांक लंबाई में फेरे हैं वो स्मॉल n है। प्रति एकांक लंबाई यानी जैसे मान लिया मीटर में अगर मैं बात कर रही हूँ तो 1 मीटर में n फेरे, अगर मैं सेंटीमीटर की बात कर रही हूँ तो 1 सेंटीमीटर में n फेरे। ठीक। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम इस धारावाही परिनालिका की सहायता से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, पूरी परिनालिका के कारण करना है। तो हम इस पूरी परिनालिका को एक अलग अलग बहुत सारे वृत्ताकार खंडों में बांट लेते हैं, और उनमें से किसी एक वृत्ताकार खंड के कारण हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे और फिर उन सबको जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ेंगे किसकी सहायता से, समाकलन यानी इंटीग्रेशन के द्वारा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा वृत्तीय खंड है, वृत्ताकार खंड है, ठीक, जो कि इसके केंद्र से, इस धारावाही परिनालिका के केंद्र से x दूरी पर है, और जो ये वृत्ताकार खंड है इसकी मोटाई dx है, और जब इसकी मोटाई dx है तो इसमें कितने फेरे हो जाएंगे, क्योंकि n तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल n, और dx इसकी कुल मोटाई है, तो कुल फेरे हो जाएंगे स्मॉल n dx। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इसके कारण इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है कि किसी वृत्ताकार खंड के कारण या वृत्ताकार लूप के कारण किसी बिंदु P पर, उससे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो वो कितना होता है, ये हम याद भी कर सकते हैं कि कितना होता है।
तो वो होता है हमारे पास, उसको मैं डीबी की सहायता से दिखा रही हूँ क्योंकि एक छोटे से वृत्ताकार लूप के द्वारा है। वो होता है हमारे पास μ0, जितने उसमें फेरे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो वृत्ताकार खंड है उसमें ndx फेरे हैं, I उसमें धारा है, और a स्क्वायर ही उस वृत्ताकार खंड की त्रिज्या है, क्योंकि पूरी परिनालिका की जो त्रिज्या है यानी कि ये है ना, इस वृत्ताकार खंड की जो पूरी त्रिज्या है वो कितनी है, a है। ठीक है, और बटे में यानी कि हर में हम क्या लिख देते हैं, 2, उससे गुणा करते हैं। यहाँ पे जो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्मूले में हम वो चीज़ लिखते हैं कि उस वृत्ताकार खंड की जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उससे दूरी कितनी है। तो यहाँ से हम दूरी कैसे बता सकते हैं कि इतनी है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी परिनालिका के केंद्र से बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, और यहाँ से इस वृत्ताकार खंड और इस केंद्र O की दूरी कितनी है, x है। तो अगर हमें केवल ये निकालना है ये, तो ये कैसे निकल जाएगा, जब इस पूरे में से इस x को घटा देंगे। तो इसीलिए हमने r माइनस एक्स का होल स्क्वायर वहाँ पे लिखा है, और प्लस हम उसमें क्या कर देते हैं, जिस वृत्ताकार खंड के कारण हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र उसकी त्रिज्या यानी कि a स्क्वायर, और उसका 3/2 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा वृत्ताकार अंश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल जाता है किसी भी बिंदु पर, तो यहाँ पर भी वैसे ही निकल गया। इसके बाद एक के कारण निकल गया, अब हमें पूरी परिनालिका के कारण निकालना है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, जिसको हम समाकलन कहते हैं। तो पूरी परिनालिका के कारण हमने कर दिया समाकलन, लेकिन समाकलन करते समय तो हमें ध्यान रखना है ना, कितनी सीमा से कितनी सीमा तक हमें समाकलन करना है। यहाँ पे सीमाएं हमें लगानी पड़ती है, तो ये सीमाएं कैसे लगाते हैं, सीमाएं हम ऐसे लगाएंगे, क्योंकि ये परिनालिका, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो ये परिनालिका है, क्योंकि ये परिनालिका हम मान लेते हैं इसका जो केंद्र है ये 0 अगर मान लूँ, तो इस इधर साइड अगर प्लस मान लूँ तो ये प्लस l हो जाएगी, और इधर साइड अगर माइनस l हो जाएगी, क्योंकि l इधर है इधर वाली साइड और l इधर साइड भी है। तो ये पूरी कितनी सीमा लगाएंगे हम, -l से l तक के बीच में पूरी परिनालिका फिट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सीमाएं जो लगाई हैं वो -l to +l लगाई हैं। उसके बाद पूरे इस टर्म को हम यहाँ पर नीचे उतार देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर उन चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी नियत है। तो μ0 NiA²/2 वो पूरा कांस्टेंट है, नियत है, तो हम उसे हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि समाकलन उसका होगा जो चर होगा, तो हमने चर को यहाँ लिख दिया। अब एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है इस नीचे जो हर में है टर्म, उस पूरे टर्म को। तो हमें पता है यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे ये जो r है, ये r बिंदु मान ले कि बहुत दूर है, परिनालिका से बहुत दूर है, तो इसका मतलब जो ये r होगा वो इसकी a से काफ़ी बड़ा होगा, वो इस x दूरी से काफ़ी बड़ा होगा। ये जो r है इस x जो x दूरी है यानी ये वाली दूरी है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे, अच्छा अब हम जैसे ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। r माइनस एक्स का होल स्क्वायर को सर्व समीकरण की सहायता से a माइनस बी का होल स्क्वायर से a² + b² + 2a माइनस 2ab से, तो ये सॉल्व हो जाता है और a² अपनी जगह पर। तो हम यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को नगण्य मान लेते हैं, नगण्य यानी कि इनका मान तो है लेकिन बहुत कम है, तो इसलिए हम उन चीज़ों को लिखते ही नहीं है। जैसे 2rx में x है उसको नहीं लिखते, a² को नहीं लिखते क्योंकि a बहुत छोटा है r से, और r को लिखते हैं बस, तो r²। फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो ऊपर है नीचे है, घात में हर और अंश में है, और फिर हमारे पास r³ बच जाता है। तो r³ को केवल हम नीचे लिखेंगे अगले स्टेप में। ठीक है, जो हमने यहाँ पे r³ को लिख दिया ये। ठीक है, अब अंदर, क्योंकि r³ बाहर क्यों आया, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर क्यों आ गया, क्योंकि r³ क्या है, r³ वो दूरी है ना, पूरे जो परिनालिका के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी है, वो तो कांस्टेंट होगी, नियत होगी, इसलिए हमने उसे बाहर लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। आप वैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और आप खुद से करें और उसके बाद देखें कि आपका सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमारा मैथ्स में भी होता है। तो हमारा इंटीग्रेशन जब हमने किया, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारा क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में और अंदर 1 है तो हमारा x आ जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है वो वैसे ही लिखी जाएंगी, और यहाँ पर हम सीमाएं लगा देते हैं, जो निम्न सीमा है, उच्च सीमा है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
कि पूरा बी वैसे ही रहेगा, ये पूरी चीज़ वैसी ही रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। बाकी हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स की जगह अपर लिमिट, अपर यानी ऊपरी सीमा प्लस एल है और नीचे वाली माइनस एल है, तो हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं कि अपर लिमिट एल थी यानी कि ये वाली, और माइनस कर दिया किसको, जो लोअर लिमिट थी यानी निम्न सीमा माइनस एल, तो उसको माइनस कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये पूरा वैसे ही लिखा जाएगा और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और वो 2l आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 2l आ गया, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा किस तरीके से समझना है कि अब आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय आघूर्ण m बराबर n, कैपिटल N आई ए होता है। अब n क्या होता है, कैपिटल N क्या होता है, पूरे फेरों की संख्या। फेरों की संख्या क्या होगी, स्मॉल n और इनटू में स्मॉल n कर देंगे हम, और स्मॉल n और 2l, तो ये बना देगा क्या आपका कैपिटल N। ठीक है, कैपिटल N बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर क्या है, त्रिज्या। ठीक है, और हम इस क्योंकि जो पूरी वृत्ता जो परिनालिका है उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या a है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई a स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर मुझे ऊपर चाहिए लेकिन पाई तो है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी पाई की मल्टीप्लाई की। जब ऊपर करूँगी तो नीचे भी करनी पड़ेगी, तो नीचे भी करूँगी। ठीक है ना, इतना हो गया। n2l मेरा गायब हो गया, जो कैपिटल N में बन गया होगा, a बन गया पाई a, क्योंकि a क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर, यानी पाई और a स्क्वायर भी a में आ गया और i ये गायब हो गई। ठीक है, बाकी आपके पास क्या क्या चीज़ें बची, बाकी आपके पास कुछ नहीं बचा, नीचे पाई बच गया। लेकिन अब मैंने सोचा क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमने अगर हम भौतिक विज्ञान में देखें तो चुंबकत्व में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 4 पाई, ताकि वो आपके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी मदद कर सके। तो इस 2 पाई को मैंने 4 पाई बनाना है, तो मैंने यहाँ पे नीचे क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दी और ऊपर भी 2 से गुणा कर दी, तो नीचे क्या बन जाएगा 4 पाई बन जाएगा, जो नीचे लिख दिया है मैंने, और ऊपर 2 आ जाएगा। अब देखो ये स्मॉल m तो हमारा पहले ही बन गया था, जो जो चीज़ें स्मॉल m को बना रही थी उन चीज़ों को हमने नहीं लिखा क्योंकि वो स्मॉल m लिख दिया हमने, और नीचे 4 पाई आ गया, और μ0 अपनी जगह रहा, r³ अपनी जगह रहा, तो ठीक बाकी चीज़ें वैसे ही लिखी। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि ये जो हमारे पास ये पूरा B आया है जो, ठीक है, ये जो हमारा पूरा B आया है ये चुंबकीय क्षेत्र है किसी भी धारावाही परिनालिका के कारण, जो उससे r दूरी पर स्थित एक पॉइंट है, एक बिंदु है उस पर। ठीक है, और यही समीकरण अगर आप देखें तो एक क्षण चुंबक की अक्ष पर स्थित दूर स्थित बिंदु के लिए भी यही होता है। तो हमने अब समानता दिखा दी एक क्षण चुंबक और एक धारावाही परिनालिका में, कि एक धारावाही परिनालिका की अक्ष पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र देखें तो वो भी इतना ही है, ये वाला। और हमें पता है कि एक क्षण चुंबक की आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा, नहीं अध्याय 1 में नहीं, इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा होगा कि किसी क्षण चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो वो भी यही होता है ना। तो इससे हमने एक समानता भी दिखा दी। इस प्रकार क्षण चुंबक एवं धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इनके बीच में ये समानता है वो हम बता चुके हैं। इसके बाद आज देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि एक धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो उस पर बल आघूर्ण के कारण लगता है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, m बराबर कैपिटल N आई ए। ठीक है, क्षण चुंबक जहाँ पर N आई ए जो चीज़ें हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि N फेरे हैं, I धारा है और A वो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर अनुप्रस्थ काट है यानी वृत्ताकार हम बात करें, वरना क्षेत्रफल। और क्षण चुंबक का धारावाही परिनालिका की तरह सार व्यवहार क्या क्या होता है उन सब चीज़ों को हम समझ चुके हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, कंपास सुई का व्यवहार, ये सब हम समझ चुके हैं। और अंत में जो हमने समझा एक डेरिवेशन की पूरी, कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका की अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, उसको हमने पूरा समझ लिया। अब अगली क्लास में हम समझेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव कितना होता है, मतलब द्विध्रुव कितना नहीं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव का व्यवहार कैसा होता है, उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल आघूर्ण लगता है, उसका क्या व्यवहार होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।